हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 7.21 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को सर्वांग क्षमता यानी कि कॉन्करेंट पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों को गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 इसमें हम लोग को पढ़ना है सर्वांग क्षमता। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक जान जाते हैं। सर्वांग क्षमता क्या है? सर्वांग कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं? इसका अर्थ होता है हर तरह से बराबर। क्या होता है? हर तरह से बराबर। हर तरह से बराबर। उसके बाद एक टर्म आता है सर्वांग क्षमता। कॉन्ग्रुएंट। अगर दो वस्तु या दो आकृति अगर सर्वांगसम हो तो उसी संबंध को हम कहते हैं सर्वांग क्षमता। ठीक है ना? लिख देते हैं, अगर दो आकृति सर्वांगसम हो, अगर दो आकृति सर्वांगसम हो तो उसके संबंध को सर्वांग क्षमता कहते हैं। सर्वांग क्षमता कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यह एक रेखा है, रेखाखंड ए बी, यह है 5 cm। फिर एक और रेखा है एक्स वाई रेखाखंड, यह भी है 5 cm। ठीक है ना? यह दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो इसको कैसे संकेत में लिखते हैं? देख लीजिए यहाँ पे रेखाखंड ए बी, ठीक है ना? सर्वांगसम का चिन्ह होता है, बराबर दे देते हैं। ठीक है ना? और आर जैसे हम बनाते हैं ना, तो उसी तरह से ऐसे बना देते हैं। ठीक है? सर्वांगसम रेखाखंड एक्स वाई, कोई दिक्कत? इसे हम सर्वांग क्षमता के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? अब फिर सर्वांग क्षमता में कुछ ज्यामितीय आकृतियों की सर्वांग क्षमता के क्या क्या नियम होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कुछ ज्यामितीय आकृति की सर्वांग क्षमता के नियम। सबसे पहला है 1 नंबर में रेखाखंड। ठीक है ना? रेखाखंड कब सर्वांगसम होंगे? दो रेखाखंड जब उनकी लंबाई बराबर हो, जब एक दूसरे की लंबाई बराबर हो। 2 नंबर में कोण होता है। क्या होता है? कोण के बारे में हमको पढ़ना है। एक दूसरे के कोण के मान बराबर हो। ठीक है ना? उसे कह, तब अगर मान बराबर होगा तब कहेंगे कि कोण क्या है? सर्वांगसम है। उसके बाद आता है हमारा वर्ग। इसमें भुजा बराबर, भुजा की लंबाई क्या हो? दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी भुजा की लंबाई क्या हो? बराबर हो। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद वर्ग के बाद आता है आयत।
रेक्टेंगल। अगर दो आयत सर्वांग होते हैं, अगर उनके लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद इधर मिटा कर लिख देते हैं और चीज़ के बारे में। आयत हो गया, उसके बाद होता है विरीत, सर्कल। इसका इंग्लिश भी जान जाइए। रेखाखंड को लाइन सेगमेंट कहते हैं, कोण को एंगल, वर्ग को स्क्वायर, आयत को रेक्टेंगल, ठीक है ना। पहले हम जब पढ़ाए हैं वहाँ पे लिखवाए हैं, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं। सर्कल विरीत देखिए, इसमें विरीत, दो विरीत सर्वांग होते हैं यदि उनकी त्रिज्या की लंबाई क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। यदि उनकी त्रिज्या की लंबाई बराबर हो, ठीक है ना, वो लिख देते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा त्रिभुज। अगले चैप्टर में त्रिभुज की ही सर्वांग क्षमता पढ़ना है, ट्राइएंगल। इसमें होता है कि यदि त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण दोनों बराबर हो, क्या होना चाहिए इसमें, दोनों बराबर हो। यदि त्रिभुज की संगत भुजा तथा संगत कोण बराबर हो, ठीक है ना, बराबर हो, तो वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग कहलाते हैं। तो वे त्रिभुज सर्वांग होते हैं। कोई दिक्कत, जैसे मान लीजिए ऐसे त्रिभुज हो गया, ठीक है, और इतना ही बड़ा इधर त्रिभुज रहेगा, यह कोण बराबर यह कोण, यह भुजा यह भुजा यह भुजा यह भुजा, ठीक है, फिर यह भुजा यह भुजा, सभी कुछ बराबर रहेगा, संगत कोण और संगत भुजा, तो इसे कहेंगे कि सर्वांग है। कोई दिक्कत। विरीत में देख लीजिए, विरीत में क्या होता है, दो विरीत अगर होगी, अगर उनकी त्रिज्या की लंबाई दोनों बराबर होगी, तभी विरीत क्या होंगे, सर्वांग होंगे। रेखाखंड में तो देख ही लिए हैं, कोण में देख लीजिए, कोण में अगर इनका मान बराबर होगा नहीं, तो ये कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। कोई दिक्कत। फिर वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है, यानी कि भुजा की लंबाई अगर बराबर होगा तो वे वर्ग क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। आयत है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना, तो उसे क्या सर्वांग कहेंगे। मिटा दे अब इसे, इसमें हमको यही पढ़ना है। अगले चैप्टर में हम लोग को त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की नियम या कसौटियाँ पढ़ना है, ठीक है ना। मिटा देते हैं इसे। अब हम एक्सरसाइज 7.1 में चलते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है चित्र 7.10 में सर्वांग रेखाखंडों को छांटिए, आप ट्रेस करके देखें। फिर यहाँ पे 1 नंबर में है, देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिया है चित्र इतना। अब इसमें हम लोग को सर्वांग रेखाखंडों को क्या करना है, छांटना है। तो देखिए, तो इसके बराबर कौन सा है, AB के बराबर, AB के बराबर है हमारा KL है। फिर उसके बाद यहाँ पे IJ के बराबर है CD है। यहाँ पे GH EF के बराबर है, GH क्या है, EF के बराबर है, यह किसी के बराबर नहीं है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं AB सर्वांग सम, ठीक है, किसके बराबर है, यह KL के बराबर, KL के। फिर उसके बाद है IJ सर्वांग सम है हमारा CD। फिर उसके बाद है MN, ठीक है ना, MN सर्वांग सम है GH।
अब 2 नंबर में कह रहा है कि सर्वांगसम रेखाखंडों को मापिए, उनके माप के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इनकी माप क्या है, बराबर है, लिख देंगे इनकी माप बराबर है। इन सभी की माप क्या हो जाएगी, बराबर। mn की जितना लंबाई होगी उतना ही gh की लंबाई होगी, ij की जितना लंबाई होगी उतना cd की लंबाई होगी, ठीक है ना। इनकी माप बराबर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा सवाल कह रहा है, नीचे दिए गए चित्रों में सर्वांगसम कोणों को छांटिए, कोणों को ट्रेस कर पता कीजिए। ट्रेस मतलब समझते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करना है। क्या करना है, एक दूसरे के अध्यारोपित करना है। जैसे अगर हम कहें कि एक का सिक्का ले लेते हैं, दो एक का अगर हम सिक्का लेते हैं और उसको देखते हैं एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, अगर वह पूरी तरह से ढक देता है तब उसे क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। यह नियम कहलाता है अध्यारोपण विधि द्वारा, सुपरपोजिशन विधि द्वारा सर्वांगसमता ज्ञात करना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास चांद है, आपके पास भी होगा चांद, आप उसी चांद से क्या कीजिएगा, इसमें माप लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे दिया है ना कोण। अब इस कोण को देख लीजिए, कोण ABC किसके बराबर है, यह कोण आपको बराबर हो जाएगा इसके JKL के बराबर, ठीक है ना। DEF यह बराबर हो जाएगा इस कोण के IHG, ठीक है ना। फिर यह हो जाएगा इसके बराबर, इस तरह से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कोण ABC सर्वांगसम कोण JKL, ठीक है। फिर उसके बाद है कोण DEF, कोण DEF सर्वांगसम होगा GHI, कोण यहाँ पे कोण छूट गया, कोण GHI, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है यहाँ पे कोण MNO सर्वांगसम हो जाएगा कोण PQR, कोण PQR। यह 1 नंबर था 2 नंबर का। इसमें 2 सवाल है। दूसरा सवाल में कह रहा है, इनमें से सर्वांगसम कोणों को मापिए, आप उनके माप के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इनके माप बराबर होते हैं, इसमें भी यही हो जाएगा, इनके माप बराबर होते हैं, कोई दिक्कत। फिर तीसरा सवाल कह रहा है, कोण ABC तथा कोण DEF सर्वांगसम है। यहाँ पे बना देते हैं 3 नंबर, कोण ABC सर्वांगसम है, ठीक है ना। कोण DEF, कोण DEF। अब कह रहा है, यदि कोण ABC बराबर है 70 डिग्री, कितना है 70 डिग्री, तो DEF, कोण DEF बराबर वाट, ठीक है ना। यह दोनों सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम कब होता है, जब हर तरह से बराबर हो, एक दूसरे को ढक ले, नहीं। जैसे कोई भी हम कोण लेते हैं, यह तभी सर्वांगसम होंगे जब यह एक दूसरे को क्या कर ले, ढक ले। तो यह देखिए, इसका यह दोनों क्या है, सर्वांगसम है, और इसका माप दे दिया है, तो इसका माप पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का माप बराबर होगा तभी ना सर्वांगसम होगा। तो लिख देंगे कोण DEF बराबर 70 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि सर्वांगसम है, क्योंकि कोण ABC के सर्वांगसम है, ठीक है। हो जाएगा, मिटा दे अब इसे। चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक जोड़े में संगत भुजाएं एवं संगत कोण बताइए। सबसे पहला सवाल हमको दे दिया है, यहाँ पे त्रिभुज दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे दे दिया है, इसका नाम देख लीजिए, XYZ,
फिर इधर है ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें त्रिभुज एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड सर्वांग त्रिभुज ए बी सी दिया है, त्रिभुज ए बी सी। इसमें संगत भुजा पूछ रहा है एक्स वाई का, फिर उसके बाद दिया है वाई जेड का, फिर उसके बाद दिया है एक्स जेड का। इसका संगत भुजा हमको बताना है। हमको सवाल दे दिया है यहाँ पे एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड यह सर्वांग है त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर इसको हम उठा कर ऐसे लाएं यहाँ पे, ठीक है ना, तो यह शीर्ष यहाँ पे ला दे, यह यहाँ पे और यह यहाँ पे, तो एक दूसरे को पुनः ढक लेगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई पर कौन आ रहा है भुजा, ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक्स वाई के संगत ए बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यह यहाँ है, यह यहाँ है, ठीक है ना। अब वाई जेड कहाँ है, वाई और जेड देख रहे हैं यहाँ है, तो वाई जेड के जगह पर यह जाएगा, ठीक है ना। बी यहाँ पे आ रहा है और सी यहाँ पे आ रहा है, तो बी सी आ जाएगा वाई जेड के जगह पर आएगा, तो वाई जेड का संगत भुजा क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी। फिर एक्स जेड देखते हैं, एक्स जेड पर कौन आएगा, ए सी आएगा, क्या आएगा, ए सी, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है कोण के बारे में पूछ रहा है। कोण हमको दिया है कोण एक्स, कोण वाई, फिर उसके बाद है कोण जेड, कोई दिक्कत। देख लीजिए अब एक्स किस पर आया है हमारा, यह बिंदु इस पे आया है ना, तो अतः यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि कोण एक्स के बराबर हो जाएगा या इसके संगत कोण ए। फिर उसके बाद देखिए कोण वाई, वाई पर कौन गया है, बी गया है, तो संगत कोण हो जाएगा कोण बी। जेड पर कौन दिया गया है, यहाँ पे यह बिंदु आया है ना, तो हमारा हो जाएगा कोण सी संगत। आसान है। फिर उसके बाद है अगला दूसरा सवाल, यहाँ पे पिक्चर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिक्चर दिया है हमको, किताब में आपके थोड़ा सा गलत दे दिया है पिक्चर, यह वाला ऐसे कर दिया है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे होगा। अब यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज ए बी डी, सबसे पहले इसका नामांकन कर देते हैं, ए बी और यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे डी है, कोई दिक्कत। दिया है त्रिभुज है, नहीं दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी दिया है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी दिया है, त्रिभुज ए बी डी दिया है, देख लीजिए कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ पे ए बी सी यहाँ है यह वाला त्रिभुज, फिर त्रिभुज ए बी डी यह वाला त्रिभुज है कि नहीं। तो देखिए तो इसको एक दूसरे को ढकेंगे तो इस त्रिभुज को उठाकर ऐसे मोड़ेंगे तो यह वाला आ जाएगा इस पर, और यह जो रेखा है इस पे आ जाएगा, और यह इसी पे रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे संगत भुजा पूछ रहा है ए बी के, तो पहले त्रिभुज में ए बी का इसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी ए बी होगा, होगा कि नहीं। फिर उसके बाद दे रहा है बी सी दे रहा है, क्या दे रहा है, बी सी, यानी कि इस भुजा पे कौन सा भुजा आएगा, यह वाला भुजा आएगा, आएगा कि नहीं, यानी ए डी हो जाएगा। फिर ए सी के संगत देख लीजिए, ए सी यहाँ है, देखिए ना ए सी यहाँ है कि नहीं, इस त्रिभुज में है, तो यह त्रिभुज जब हम लाए हैं तो यह भुजा इस पे आएगा, तो यानी कि बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी, संगत भुजा मिल गया। अब कोण पूछ रहा है, कोण ए बी सी, देखिए ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, यानी कि यह वाला कोण, ठीक है ना। अब कौन सा, हम इस त्रिभुज को एक दूसरे पर अध्यारोपित किए हैं, सुपरपोजिशन किए हैं, तो यह वाला कोण वहां पे चला जा रहा है, अतः यह हो जाएगा हमारा बी ए डी, क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद पूछ रहा है हमसे कोण बी सी ए, कोण बी सी ए, ठीक है। तो बी सी ए कहाँ है, देखिए तो बी सी ए यहाँ है, ठीक है ना।
तो यह शीर्ष यहाँ पे आ रहा है और तो यह कोण हो जाएगा इसके संगत। तो इसको पढ़ेंगे कोण ADB या फिर कोण BDA, कोण BDA, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है कोण BAC, कोण BAC। देखिए तो कोण BAC कहाँ है, कोण BAC यह वाला पूरा कोण, ठीक है ना। तो यह इस पे कौन आ रहा है, यह वाला आ रहा है ना। और तो यह हो जाएगा कोण ABD, ठीक है, ABD। आसान है कि नहीं, मिटा दे इसे। तीसरा सवाल में देखिए, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज CDB। तो अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसका फिगर भी देख लीजिए कैसा फिगर है। ABCD, कोई दिक्कत। अब इसमें यह दे दिया है, अब इसमें कह रहा है ABD कहाँ है, ABD सर्वांग सम CDB, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम सुपरपोजिशन विधि द्वारा देखेंगे कि कौन किसके बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए तो अगर इसको हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक है ना, यह वाला चला आएगा इस पे, यह वाला चला आएगा इस पे, कोई दिक्कत। ऐसे उठाते हैं, ठीक है ना, ऐसे है तो ऐसे घुमा कर ऐसे रखेंगे तो यह वाला आ जाएगा इस पर और यह भुजा आ जाएगा इस पर और यह भुजा आ जाएगा इस पर, ठीक है ना। सुपरपोजिशन विधि द्वारा हम सर्वांग समता उसे कहते हैं जब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो कोई चीज़ दूसरे चीज़ को पूर्णतः ढक लेता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं, और उसे अध्यारोपण विधि द्वारा सर्वांग समता कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे कह रहा है AB के संगत, AB इस भुजा में, देखिए इस त्रिभुज में AB यहाँ है इस त्रिभुज में। अब इसके संगत कौन आया है, CD आया है। फिर उसके बाद और भुजा है BD है, देख लीजिए BD कहाँ है, यहाँ है, तो इसमें भी BD ही हो जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद है AD के संगत भुजा देख लीजिए, AD यहाँ है, इस पर कौन सा अध्यारोपित हुआ है, BC हुआ है, कौन सा हुआ है, BC। उसके बाद कोण पूछ रहा है, कोण ABD, देखिए तो इस त्रिभुज में ABD कहाँ है, ABD यहाँ है। अब यहाँ पे इस बिंदु पे कौन सा हमारा आया है, यह वाला आया है कि नहीं। तो इस कोण को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके बराबर होगा। तो इस कोण को कैसे पढ़ेंगे, कोण BDC या फिर कोण CDB, ठीक है, कोण CDB, कोई दिक्कत। फिर कोण BDA, देख लीजिए कोण BDA कहाँ है, BDA। अब यह कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ऐसे जब घुमा कर लेकर जाएंगे तो यह बिंदु हमारा इस पे आ जा रहा है, यह रेखा इस पे, ठीक है। नहीं समझ में आया, देख लीजिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं पहले। यह कोण हमसे पूछ रहा है किसके बराबर है, तो इसको हम देखने के लिए हम अध्यारोपण विधि द्वारा देखे हैं, ऐसे घुमाए हैं, तो घुमाए हैं तो यह भुजा इस पे आ गया है, यह भुजा इस पे और यह इसी पे रह गया है, ठीक है ना। तो यह कोण आ गया इस पे और फिर यह जो कोण है ऐसे घूम कर आया है तो इस पर, और यह कोण इस पे चला गया है कि नहीं। और तो यह कोण किस संगत कोण के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कोण CBD या फिर कोण DBC, ठीक है, कोण DBC, आसान है। फिर उसके बाद कह रहा है कोण DAB, देखिए तो कोण DAB कहाँ है, यहाँ है ना, यह इसके बराबर हो जाएगा, कोण BCD हो जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे पांचवा सवाल में कह रहा है दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान है क्या वे सर्वांग सम होंगे। तो लिख देंगे कि हाँ, बराबर भुजा वाले वर्ग सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं।
आसान है कि नहीं? हाँ। उसके बाद 6 नंबर में पूछ रहा है, देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है एक आयत की लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी है तथा दूसरे आयत की लंबाई 12 सेमी तथा चौड़ाई 8 सेमी है। दोनों आयत को सर्वांगसम करने हेतु पहले आयत की लंबाई को कितना बढ़ाना होगा? पहले यहाँ पे समझ लीजिए, एक आयत है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका लंबाई दे दिया है 10 cm, ठीक है ना, और यह 8 cm चौड़ाई है। फिर एक दूसरा आयत है, क्या है? एक दूसरा आयत है जिसका क्या है? लंबाई बड़ा है। लंबाई कितना है? 12 cm और चौड़ाई 8 cm, यही ना दिया है। तो कह रहा है कि इसको इसके सर्वांगसम करने के लिए इसके लंबाई को कितना बढ़ाना होगा? देख लीजिए, यहाँ 10 है तो कितना बढ़ाएंगे कि 12 हो जाए? 2। तो लिख देंगे पहले आयत की लंबाई को 2 cm बढ़ाना होगा, सिंपल लिख देंगे, ठीक है। जब बढ़ा देंगे तो दोनों लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा, तब जाकर सर्वांगसम होगा। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद 7वां नंबर सवाल है, इतना मिटा देते हैं, ठीक है। 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि चित्र 7.12 में बने 2 वृत्त क्या सर्वांगसम होंगे? यदि हाँ तो क्यों? यहाँ पे 2 वृत्त बनाया है, ठीक है। एक हमारा त्रिज्या दे दिया यहाँ से यहाँ तक 2 cm, OC1 2 cm, ठीक है ना। फिर इसका दे दिया है, कितना दिया है? 2 cm, इसका भी दिया है 2 cm, O और यहाँ पे C2 दे दिया है, देख रहे हैं जी। यहाँ पे दोनों वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाई क्या है? समान है, क्या है? समान है, और तो क्या होंगे? यह सर्वांगसम होंगे, ठीक है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रथम वृत्त सर्वांगसम द्वितीय वृत्त। क्यों? क्योंकि लिख देंगे क्योंकि उनकी त्रिज्या की लंबाई बराबर है, ठीक है ना। चलिए, आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर में है त्रिभुज का सर्वांगसमता। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।